To the channel, and in this video we are going to talk about various definitions mentioned under Indian Contract Act. और इसमें हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 2A से, बट बिफोर दैट आई रियली वांट यू टू नो अबाउट सेक्शन 1 ऑल्सो. वैसे तो सेक्शन 1 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इट टॉक्स अबाउट द टाइटल एंड एक्सटेंट. टाइटल मतलब इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम क्या होगा. इस पर्टिकुलर एक्ट का नाम होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा. ठीक है. कश्मीर का प्रोविज़न अलग अलग वेब एक्ट्स में है, लेकिन एज़ पर दी अमेंडमेंट बट सिंस आर्टिकल 370 जो 2019 में रिमूव हुआ था, उसके बाद से इसके बारे में कहा गया है ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करेगा. और ये कब आया था? सितंबर 1872 को ये जो है ऑपरेशन में आया था. उसके साथ इसमें ये भी लिखा है कि नथिंग हेयर इन शैल अफेक्ट द प्रोविज़न ऑफ एनी स्टैट्यूट एक्ट और रेगुलेशन नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपील्ड नॉर एनी यूजर्स और कस्टम ऑफ ट्रेड. ये बेयर एक्ट का लैंग्वेज है. इसमें बस आपको याद रखना है द वर्ड एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ओमिटेड बाय एक्ट 34 ऑफ 2019 सेक्शन 95 एंड द 5th शेड्यूल. यानी कि जो है एज़ पर द अमेंडमेंट के बाद से इट बिकेम एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 13. सो यू कैन से सिंपल लैंग्वेज में टाइटल एक्सटेंट की बात करता है. इस एक्ट का नाम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होगा. ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा अलॉन्ग विथ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. तो ये था सेक्शन 1. टॉकिंग अबाउट सेक्शन 2A, इट टॉक्स अबाउट ऑफर. ठीक है. एज यू कैन सी ओवर हेयर इट टॉक्स अबाउट ऑफर, यानी कि व्हाट इज़ एन ऑफ़र. इसके बारे में टाइप्स ऑफ ऑफ़र करेंगे, बट अभी मैं जनरल सेक्शन वाइज डेफिनेशन बता रही हूँ. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑफर, देन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. वी विल कवर एवरीथिंग इन डिटेल पर्सपेक्टिव फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो सेक्शन 2A ऑफ़र की बात करते हैं. मान लो A ने B को कहा कि मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूँ. तो इसका मतलब क्या है? A विलिंगनेस एक्सप्रेस कर रहा है टू डू और नॉट टू डू समथिंग, यानी कुछ करने का या कुछ ना करने का, ताकि सामने वाले का उसे अप्रूवल मिले. ठीक है. सिंपल सी बात है इसके अंदर. व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस विलिंगनेस, जब एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस दिखाता है टू डू और नॉट टू डू समथिंग ताकि उसे अनदर पार्टी का कंसेंट मिले, दिस इज़ कॉल्ड ऑफर. एग्जाम्पल, A ने B को कहा मैं अपनी बाइक तुम्हें बेचना चाहता हूँ. ठीक है. एट 20,000 सपोज प्राइस के साथ बोला, तो दिस इज़ एन ऑफर. देन आता है सेक्शन 2B. सेक्शन 2B इज़ अबाउट व्हेन द प्रपोजल इज़ एक्सेप्टेड. जब ऑफ़र एक्सेप्ट, जैसे A ने जब B को कहा मैं कार को बेचना चाहता हूँ और B ने अपनी एक्सेप्टेंस दिखा दी, तो इट बिकेम अ एक्सेप्टेंस और अ प्रॉमिस. ठीक है. जैसे B ने कहा आई विल बाई योर बाइक. नेक्स्ट आता है सेक्शन 2C. सेक्शन 2C बात करता है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की. जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रॉमिस. जिसने प्रपोज किया, जिसने प्रॉमिस किया उसे प्रॉमिसर कहेंगे, और जिसको प्रॉमिस किया गया है वो प्रॉमिस ही हो जाएगा. सिंपल. जब प्रपोजल एक्सेप्ट, यानी सेक्शन B कहता है सेक्शन B क्या था? प्रॉमिस के ऊपर जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस बन जाता है. 2C में कहा गया कि जब पर्सन प्रॉमिस करेगा, यानी जब A ने B को कहा आई विल सेल माई कार, तो A प्रॉमिस कर रहा है B को, तो A क्या हुआ यहाँ पे? प्रॉमिसर हो जाएगा, और B यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रॉमिसी हो जाएगा. ठीक है. फिर आता है सेक्शन 2D के बारे में. सेक्शन 2D है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, जैसे कैश हो सकता है. ठीक है. कंसिडरेशन कैश में हो सकता है, सर्विस में हो सकता है. ठीक है. तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड विदाउट कंसिडरेशन. ये बात हमेशा रखना है. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे A ने B को कहा आई वांट टू सेल अ कार, ऑफर है, B ने एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके बीच में कोई वो अमाउंट डिसाइड नहीं हुआ है, सो कंसिडरेशन नहीं होगा, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. तो व्हाट इज़ कंसिडरेशन? जब प्रॉमिसी गिव समथिंग इन रिटर्न फॉर द ऑफर मेड. ठीक है. जब एग्जाम्पल बताती हूँ, A ने सेल किया बाइक B को एट 10,000. यहाँ पे कंसिडरेशन क्या था? 10,000. दिस इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, और यहाँ पे 10,000 रुपीज़ कंसिडरेशन है. एक और एग्जांपल मान लीजिए कि A ने B को कहा कि वो अपना घर बेचना चाहता है 5 लाख में, तो 5 लाख इज़ द कंसिडरेशन. ठीक है. देन आता है एग्रीमेंट. अगला सेक्शन है एग्रीमेंट.
सेक्शन 2E एग्रीमेंट की बात करता है, ठीक है। यानी कि एक रूल होता है एग्रीमेंट या प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू, एग्रीमेंट क्या होगा, जब ऑफ़र के साथ कंसिडरेशन प्लस होगा तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। यानी ऑफ़र होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो एक चीज़ एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल डेफिनेशन क्या है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना रहा होता है उसको एग्रीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपना फ़ोन 5000 में बी को बेचना चाहता है। बी ने कहा ठीक है मैं तुम्हें पे करने को तैयार हूँ। यहाँ पे ए ने ऑफ़र दिया, बी ने एक्सेप्ट किया और कंसिडरेशन भी 500 है। यानी प्रॉमिस भी है बाय ए एंड एक्सेप्टेंस भी है बाय बी और कंसिडरेशन भी है 5000 का, तो दिस इज़ एन एग्रीमेंट। नेक्स्ट सेक्शन है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस का मतलब होता है जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनाते हैं आर कॉल्ड रेसिप्रोकल। जैसे ए ने कहा बी को कि मैं बाइक बेचूंगा, तो ए ने बी को प्रॉमिस किया और बी ने बोला ए को कि मैं ठीक है मैं भी पे करने का प्रॉमिस करता हूँ। दोनों साइड ने प्रॉमिस किया समथिंग टू ईच अदर, दैट इज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एग्जाम्पल यहाँ पे सामने आपके, ए प्रॉमिस करता है कि वो गुड्स डिलीवर करेगा बी को, बी प्रॉमिस करता है कि वो 10,000 इन रिटर्न में देगा। दिस इज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक दूसरे से किया गया वादा। देन आता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो कि यूजलेस होता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। जैसे एक छोटा बच्चा अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक छोटा 6 साल का बच्चा है, वो किसी एडल्ट को कहता है कि मैं अपनी साइकिल तुम्हें 500 में बेचूंगा, तो ये एक वॉइड एग्रीमेंट है। मान लो अगर वो 500 में बेच भी देता है तब भी ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट यूजलेस है, एक्सेप्ट नहीं है, लॉ इसे अलाउ नहीं करता। तो एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट, कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ए ने बी कहा कि वो बी को 5000 रुपीज़ देगा चोरी करने के लिए, अब ये इलीगल है, तो दिस इज़ अ वॉइड एग्रीमेंट। देन आता है सेक्शन 2H। 2H किसकी बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट जो इन लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है वो कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ एक्सेप्ट करता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जिसमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। जैसे ए ने कहा कि वो बी को डिलीवर करेगा गुड्स 20,000 में, बी ने एग्री किया और दोनों पार्टी ने एक एग्रीमेंट साइन किया, लीगल डॉक्यूमेंट, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक पार्टी जो है वो उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है, दूसरी पार्टी नहीं। यानी मान लीजिए ए और बी अगर दो एग्रीमेंट है करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा है ए ने बी को फोर्स किया कि आप साइन करो कॉन्ट्रैक्ट, तो बी जो है वो प्रेशर में था, ठीक है, डर में था, फियर में था, तो उसने वो चाहता नहीं था, ठीक है, फ्री कंसेंट नहीं था यहाँ पे, तो बी अगर चाहे तो कोर्ट में फर्दर केस करके अपनी उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है, क्योंकि वो फ्रीली मेड नहीं था। तो दिस इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल मतलब एक साइड इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है अगर वो प्रूफ कर दे कि वो मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड कोएर्सन के कारण आपसे ज़बरदस्ती साइन करवाया गया था। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट यानी ऑफर होता है, लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, एक्सेप्टेंस के साथ साथ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी होती है, ठीक है। यानी ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक अमाउंट तय हुआ दैट इज़ कंसिडरेशन, तो ये फिर डॉक्यूमेंट साइन हुआ तो एग्रीमेंट बन गया, और वो डॉक्यूमेंट लॉ ने एक्सेप्ट किया दैट इज़ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरीके के इसके डेफिनेशंस दिए हैं। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाता है तब जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जो कि पार्टीज़ के बीच में ऑब्लिगेशन यानी सर्टेन ड्यूटी इम्पोज करता है दैट बोथ हैज़ टू पे, दैट इज़ सालमंड ने कहा था इन्होंने बात। पोलोक भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा कि कोई भी लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट अगर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। एंसन ने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, यानी लॉ इसे सपोर्ट करेगा, बिटवीन टू और मोर पार्टी से हो सकता है, यानी ए और बी के बीच में हो सकता है, ए बी और सी के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। हर एक एग्रीमेंट और हर एक प्रॉमिस जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये सर फ्रेडरिक पोलोक ने कहा था।
अब आता है कंसेंसस एडिडम क्या होता है, यानी इट मीन्स मीटिंग्स ऑफ द माइंड। कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसका सिंपल सा मतलब है कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कंसेंट इम्पॉर्टेंट मतलब हामी भरना। जैसे ए और बी दो पार्टीज़ है एग्रीमेंट के, ठीक है। तो ए अगर कह रहा है मैं कार बेचना चाहता हूँ, तो बी भी वो चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार हो उसी अमाउंट में जो ए ने फिक्स किया है। फॉर एग्जाम्पल, पार्टीज टू द एग्रीमेंट शुड एग्री, यानी कि जो भी एग्रीमेंट कर रहा है वो एग्री करने चाहिए उस बात के लिए, उसी सेंस में, उसी तरीके से, सेम मैनर में और सेम टाइम पे। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है अपनी हॉर्स को बेचना चाहता है, हंसराज नाम है उस घोड़े का। बी को लगता है कि वो राजहंस बेच रहा है, तो यहाँ पे ए और बी के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कंसेंसस एडिडम नहीं है, यानी ए कुछ और कह रहा है, बी कुछ और सोच रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि कंसेंसस एडिडम नहीं है, सेम टाइम पे, सेम माइंड से, सेम तरीके से जो है बातें नहीं फॉलो की जा रही है, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देन आता है लीगल ऑब्लिगेशन। क्या होता है? एक एग्रीमेंट जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन को राइज देना चाहिए, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट जो है इट शुड गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब एक तरीके का लीगल ड्यूटी दैट वन हैज़ टू परफॉर्म। सोशल रिलीजियस एग्रीमेंट जो है लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप में आने का कोई इंटेंशन नहीं है उनका, ठीक है। तो इसकी वजह से उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को कहा चल कल हम लोग मूवी देखने चलेंगे, ठीक है। बी सेम टाइम पे 9 PM अगले दिन आता है, लेकिन ए नहीं आता, तो इस बात के लिए बी उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ए ने बी को कहा, बी ने इस बात को एक्सेप्ट किया, पर ए नहीं आया। इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट, फ्रेंडशिप वाला। ऐसा ही एक लैंडमार्क केस है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का, जिसमें कहा गया था कि मिस्टर बाल्फोर जो है वो दूसरी कंट्री में जा रहे थे जॉब के लिए, तो उन्होंने वादा किया था अपनी वाइफ को कि वो हर महीने कुछ पैसे भेजेंगे। बहुत टाइम तक बाल्फोर भेजते रहे, और एक टाइम आया जब बाल्फोर वॉज नॉट एबल टू पे द अमाउंट टू हिज वाइफ एंड द वाइफ फाइल्ड अ केस। कोर्ट ने कहा कि ये एक सोशल एग्रीमेंट था, ठीक है, एक हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का एग्रीमेंट था, ठीक है, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो अब सिंपल है। अब एग्रीमेंट क्या होता है? सेक्शन 2E में ये डिफाइंड है, हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस जो जिसके साथ कंसिडरेशन जुड़ा हो एक दूसरे के लिए, उसको एग्रीमेंट कहते हैं। एक एग्रीमेंट जो है एक सोशल एग्रीमेंट या लीगल एग्रीमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे आपको सीधा क्लियर कर सकता है, क्लियर समझ में आएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ए इनवाइट करता है बी को फॉर डिनर, बी एक्सेप्ट करता है इनविटेशन, ये एक सोशल एग्रीमेंट है, नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। मतलब मान लीजिए अगर बी पार्टी में नहीं जाता है तो ए उस पर केस नहीं कर सकता कि तुम नहीं आए। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ज़रूरी क्या है? लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबिलिटी और एग्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए ऑफरर और प्रॉमिसी है, बी ऑफरी और प्रॉमिसी है। ए ने कहा कि मैं 1 लाख में आपको कार बेचना चाहता हूँ, तो ए ऑफरर है क्योंकि वो ऑफ़र कर रहा है, और ऑफरी जिसको ऑफ़र दिया गया है, किसको दिया गया है? बी को दिया गया है। तो यहाँ पे ए का लीगल ऑब्लिगेशन क्या है कि जब उसे बी पैसा दे दे वो अपनी कार उसे दे दे, और बी का ऑब्लिगेशन क्या है कि पैसा मिलते ही वो ए कार रिसीव कर ले, ठीक है। तो और साथ में इसमें 1 लाख का कंसिडरेशन भी है। तो अब यहाँ पे देखो, ए के लिए कंसिडरेशन क्या है? वो पैसा जो कार बेचने पे उसे मिलेगा, दैट इज़ 1 लाख, और बी के लिए कंसिडरेशन क्या है? वो चीज़ जिसके लिए वो पैसा देगा, दैट इज़ कार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।